जम्मू कश्मीर यूटी की पहली सरकार के पहले मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, जो जम्मू कश्मीर के वैसे तो 13वें मुख्यमंत्री थे मगर यूटी के पहले मुख्यमंत्री, वो 1 साल पूरा कर रहे हैं अपने ऑफिस में। और उमर अब्दुल्ला के पहले साल की रिपोर्ट कार्ड क्या है, ये आप लोग भी हमें कमेंट करके बताइए, और हम तो आज उस पर खास डिस्कशन कर ही रहे हैं। और जो वादे उमर अब्दुल्ला ने अपने मैनिफेस्टो में किए थे, यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, और उनकी मेजॉरिटी में सरकार भी बनी क्योंकि लोगों ने बढ़ चढ़कर वोट दिया कि वादे तो बहुत बड़े बड़े हैं। उन वादों में से कितने पूरे कर पाए ये भी आपको याद कराएंगे, और अगर आपको याद होगा तो आप भी कमेंट करके बताते जाइए। जो हमें मुख्य मैनिफेस्टो में जो पॉइंट्स थे वो एक बार आपके जहन में दोबारा ताज़ा कर दें। 1 लाख नौकरियाँ, 200 यूनिट मुफ्त बिजली, EWS फीमेल्स को हर महीने 5,000 रुपये उनके अकाउंट में। अगर कोई जॉब के लिए यूथ अप्लाई करता है तो उसके फॉर्म की फ़ीस नहीं होगी, और एक ख़ास तौर पे यूथ एम्प्लॉयमेंट एक्ट बनाना, मगर काम इनमें से किसी पर भी नहीं हुआ। अब कारण क्या है ये तो मुख्यमंत्री जी खुद बताएंगे, मगर बात तो आज हम करेंगे। और मेरे साथ 2 सहयोगी मेरे होंगे, पवन शर्मा जी मेरे सीनियर सहयोगी, और साथ ही साथ एक एजुकेशनिस्ट, और आप ये भी कह सकते हैं कि एक इंटेलेक्चुअल भी है, और साथ साथ पॉलिटिक्स की भी अच्छी नॉलेज रखते हैं, परवीन शर्मा जी, जो सिटीजन कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन भी हैं और एक एजुकेशनिस्ट भी हैं, तो बेहतर जानते हैं 1 साल उमर अब्दुल्ला का। तो बात करते हैं परवीन जी, सबसे पहले रिपोर्ट कार्ड की अगर बात करें तो चीफ मिनिस्टर साहब की रिपोर्ट कार्ड कैसी है 1 साल की? देखिए, जैसा आपने कहा कि 1 साल पूरा हो गया है, शायद 16 अक्टूबर की बात है जब इनका 1 साल पूरा हो जाएगा। अगर हम रिपोर्ट कार्ड प्रॉमिसेस के बेसिस पे देखें, जो इलेक्शन मैनिफेस्टो को ध्यान में रखते हुए देखें, तो फिर तो मैं कहूँगा परफॉर्मेंस बहुत पुअर है जी। और एक चीज़ और मैं कहूँगा यहाँ पे कि आजकल क्या हो गया है कि इलेक्शन जब आती है ना, तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज अपनी मैनिफेस्टो में जो उनको ध्यान में आता है ना वो उसको इंक्लूड कर लेते हैं, नोइंग फुली वेल कि कल को वो ऑफिस एज्यूम करते हैं तो वो ये पूरा नहीं कर पाएंगे। और वही मुझे लगता है, चाहे वो एनसी हो चाहे पीडीपी हो, इन्होंने भी इसी तरह से अपने इलेक्शन मैनिफेस्टोस तैयार किए, जिसमें वो होता है ना ओवर द बोर्ड चले जाना, है ना। इन्होंने ऐसी ऐसी चीजें कमिट कर दी जो मुझे लगता नहीं है कि बहुत आसान है इम्प्लीमेंट करना, और शायद उसके लिए कोई इन्होंने बहुत एफर्ट्स भी नहीं लगाए। मैं शुरू से अगर देखूं 1 साल को, जैसे आपने कहा कि 1 साल को आप किस तरह से देखते हैं, उमर अब्दुल्ला जी ने जब इलेक्शन लड़ी, नोइंग फुली वेल दैट दिस इज अ यूनियन टेरिटरी, पता है उनको। अब मैं अगर थोड़ा पीछे चलूं ना, जब रिजल्ट आया तो रिजल्ट के बाद इन्होंने जब अपना क्लेम किया गवर्नमेंट फॉर्मेशन के लिए, तो मुझे याद है कि डेट पूछी गई कि कब आप ओथ लेंगे, तो उमर जी ने खुद कहा कि मैं किसी स्टेट का चीफ मिनिस्टर नहीं हूँ, ये यूनियन टेरिटरी है और इसमें कुछ फॉर्मेलिटीज रहती हैं। एलजी साहब पेपर्स को फॉरवर्ड करेंगे राष्ट्रपति जी के पास, और फिर वहां से होम मिनिस्टर के पास जाएंगे पेपर्स, और उसके बाद ये सब होगा और जल्दी ही हो जाएगा। लेकिन इट मीन्स उसको पता था, उनको पता था कि वो यूनियन टेरिटरी के चीफ मिनिस्टर हैं और एक फ्रेमवर्क है यूनियन टेरिटरी को गवर्न करने का। तो लेकिन जैसे ही उन्होंने ऑफिस एज्यूम किया, उस दिन से ही उन्होंने एक तरह से इस तरह से एक इंप्रेशन देने की कोशिश की है कि हमारे पास पावर्स नहीं है, जब तक स्टेटहुड नहीं मिलेगा तब तक शायद हम वो सब डिलीवर नहीं कर पाएंगे जो हम करना चाहते हैं, जो मुझे लगता है गलत है। ओवर एक्सपेक्टेशन है कि ऐसा तो होता नहीं कि ओवरनाइट स्टेटहुड दे दी जाएगी, ऐसा होता नहीं है। उनको भी इस बात को ध्यान में रखना चाहिए था कि ये जो एफर्ट्स हैं ये अपनी जगह चलते रहेंगे, स्टेटहुड जब मिलेगी तब मिलेगी, लेकिन उसके साथ साथ जो फ्रेमवर्क अभी अवेलेबल है उसके अंदर काम करें और हम लोगों को डिलीवर करके बताएं। नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो पढ़ रहा था चुनावों से पहले का, उसमें 2-3 बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, उन पे वापस आपके पास आएंगे। पहले पवन जी से रिपोर्ट कार्ड जान लेते हैं। पवन जी, कैसी है रिपोर्ट कार्ड? हमने तो पूरा साल इकट्ठे बैठ के चुनावी चालीसा से तुंदी सरकार और मुद्दे आप तो रोज करते हो। इसमें एक चीज है, बीजेपी बच गई क्योंकि मैनिफेस्टो उनका भी बहुत बड़ा था, मैनिफेस्टो उनका भी बहुत भारी था। अगर सरकार में होते ना तो आज हम उनपे भी चर्चा कर रहे होते कि तुमने भी कुछ नहीं किया इतने 1 साल में। वो मैंने आपको पहले कहा, वो वजह क्या है, वो वजह मैं बताता हूँ। देखो, बीजेपी का मैनिफेस्टो आप देखिए, वो उम्र से भी बड़ा लंबा था।
उमर साहब का जो था घोषणा पत्र चुनावों का, मैनिफेस्टो जिसे हम कहते हैं, उसमें बहुत कुछ था जो ऐसी चीजें पूरी नहीं हो सकती। पीडीपी उनसे भी ऊपर निकली। उन्होंने तो दो मुद्दे, उनको पता हमने तो जीतना नहीं है, सरकार तो आनी, दो मुद्दे उन्होंने ऐसे रखे जो कभी पूरे नहीं हो सकते। पीछे बची कांग्रेस, उन्होंने भी कसर कोई नहीं छोड़ी। अब बात करते हैं उमर अब्दुल्ला के 1 साल का रिपोर्ट कार्ड। उमर अब्दुल्ला के पास जिस दिन ऑफिस उन्होंने अज्यूम किया उससे लेकर अभी तक मुझे नहीं लगता कि कोई दिन ऐसा भी गया हो जब उन्होंने ये नहीं कहा होगा फाइलें रुकी हैं, फाइलें प्रोसेस नहीं होती, ट्रांसफर अधिकार मेरे पास नहीं है, खजाना खाली है, ऊपर से पैसा नहीं मिल रहा, जब तक स्टेट हुड नहीं होगी तब तक हमारे पास पावर्स नहीं आएंगी, तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन कुछ चीजें ऐसी थी जो कर सकते थे। अगर आपने मतलब उन्होंने कोशिश भी नहीं की ना, कुछ मुद्दों पे नहीं की। कुछ मुद्दे ऐसे थे जिन पे ये नहीं कर सकते, कुछ ऐसे थे जिसमें कर सकते थे। जैसे ई बस के लिए तो आपने लेडीज का फ्री कर दिया, ठीक है, देखो इम्प्लीमेंट भी होगा। आप ये अनाउंस क्यों नहीं कर पाए कि जितना भी लोग बच्चे आज के बाद फॉर्म भरेंगे 1 रुपया भी उसका एसएसबी और आपने मैनिफेस्टो में रखा था। ई बस का तो मैनिफेस्टो में नहीं था। आपने नायब तहसीलदार की भर्ती के लिए 6 करोड़ रुपया ले लिया, बाद में नोटिफिकेशन रद्द कर दी। आपने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए 4.5 करोड़ रुपया ले लिया, नोटिफिकेशन बाद में कैंसिल कर दी। आपने जम्मू कश्मीर पुलिस के भीतर कांस्टेबलों की भर्ती के लिए इतना लंबा सिस्टम डाल दिया बीच में, आपके जो यहाँ पर डिपार्टमेंट से जो काम करते हैं आपके हाथ में था। बेचारे युवा तो ग्राउंड में तैयारी करते रहे जी, उनका तो ओवरेज हो गए, लड़के ओवरेज हो गए हैं। ये खाली उमर सरकार का भी दोष नहीं है, एलजी सरकार का भी है, उनका भी है। 2019 के बाद जो हालात बने, कुछ लड़के 2019 में जिन्होंने ओवरेज होना था 20-21 में, वो घर में बैठ गए। हम तो बात उमर अब्दुल्ला सरकार की, लेकिन इनका मैं ये कह रहा हूं कि जो मुद्दे कर सकते थे उसमें भी बात, बिजली का कर सकते थे, नहीं किया। आपने बच्चों के लिए फीस का कर सकते थे, आपने नहीं किया। आपने जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में आपने सीपीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट जो आपका कौन सा है, जो राशन वाला फूड सप्लाई डिपार्टमेंट, आपने इसमें राशन कार्ड का कर सकते थे, आपने नहीं किया। आपने राशन देने का वादा किया था, लेकिन वही मिल रहा है जो केंद्र सरकार की ओर से प्रूव। आपने क्या किया अभी तक? प्रवीण जी, बड़ी चीज ये है कि एक होता है कि आपकी मंशा हो करने की, तो कोशिश तो की जा सकती है। मुझे लगता है मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अपने पहले साल में कोशिश भी नहीं की। यानी कि देखिए, जैसे उन्होंने ये कभी अगर यूं करना चाहते, जैसे पवन जी ने बहुत सही बात बोली कि आप अगर करना चाहते हो तो आप रोज ये कह रहे हो स्टेटहुड वापस नहीं आ रही, आप एक दिन ये बोलिए ना कि हम 5,000 रुपया महिलाओं के अकाउंट में देना चाहते हैं, तो केंद्र नहीं देने दे रहा। वो आपने बात ही नहीं किया, मैं छेड़ी नहीं वो बातें, अब तो मंशा नहीं थी। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, मैं जैसे पवन जी ने भी कहा, बहुत सारे काम ऐसे हैं जो ये कर सकते थे। जब असेंबली की इलेक्शन नहीं हो रही थी तो बहुत शोर किया जाता था कि इलेक्शन नहीं हो रही है, कि डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है। मैं ये मानता हूँ, एक ब्यूरोक्रेटिक गवर्नमेंट से डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट हमेशा ही अच्छी होती है, इसमें कोई दो राय नहीं। पर आज की डेट में अगर आप देखिए, पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज के इलेक्शंस ड्यू हैं, लेकिन स्टेट इलेक्शन कमीशन आपके पास नहीं है। कई कमीशंस ऐसे हैं कि आपने रूल्स ड्राफ्ट कर लिए, फाइनलाइज नहीं किया, तो एक्ट इंप्लीमेंट नहीं हो सकता। और कई जगह आपने रूल्स फाइनलाइज कर दिए हैं और कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट ही नहीं किया, ना चेयरमैन ना मेंबर्स अपॉइंट किए। तो ये सब तो ऐसा नहीं है ना जो स्टेटहुड के साथ जुड़ा हुआ है। ये सब कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। मैंने कहा ना कि शायद उनको लगता है कि वो एक ऐसी स्टेट के चीफ मिनिस्टर रहे हैं जो बहुत प्रिविलेज्ड स्टेट थी vis-a-vis अदर स्टेट्स, स्पेशल है ना, एक वो था, स्पेशल प्रिविलेजेस थी। तो शायद वो रिकंसाइल नहीं कर पाते कि अब वो एक यूनियन टेरिटरी के चीफ मिनिस्टर। बिल्कुल, मुद्दा भी वही है। नहीं, देखिए, वो बात ठीक है, वो मुद्दा वही है। वो मुद्दा उन तक रहे ना। उनकी अगर जैसे उन्होंने कहा कि मेरी डिमोशन हुई है, भाई आपकी डिमोशन से लोगों को कुछ लेना देना नहीं है, बड़ी बात लोगों को अपने काम चाहिए। डिमोशन की नहीं गई। आप पहले कहा करते थे कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा जब तक स्टेट नहीं आता। आपको पता था ये मैं वीक पोजीशन पे आऊंगा, आप आए ना खुद। जब आप आ गए तो अब आप संभालिए, अब आप स्टेट को संभालिए। ऐसा तो है नहीं, वादे आपने इतने कर दिए। ऐसा तो है नहीं कि कंट्री में और यूनियन टेरिटरीज नहीं, बहुत सारी यूनियन टेरिटरीज हैं। अरे दिल्ली सबसे बड़ी एग्जांपल है, सब जगह काम चल रहा है, सब जगह काम चल रहा है। तो मैं यही कहूंगा कि बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जहां पे ये काम कर सकते हैं। इसको हमेशा J&K वर्सेस सेंटर बना देना और हमेशा मतलब ये सोचना कि भाई हमारे पास पावर्स नहीं है या फिर स्टेटहुड हमें मिलेगा हम तभी डिलीवर कर पाएंगे, मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। उमर अब्दुल्ला जी को चाहिए या इनकी सरकार को चाहिए
कि ये जो इनके पास है, और ऐसा नहीं है कि इनके पास पावर्स नहीं है, 2-3 एरियाज को छोड़ दीजिए, उसको छोड़ के बाकी सब इनके अरे पास आप है। 114 अच्छा, अभी 100 इकट्ठे केएस अफसर ट्रांसफर कर रहे हैं, पावरें अभी खत्म कर रहे देखिए, हैं ना। अभी पवन जी ने कहा जी, कहते हैं खजाना खाली है। मैंने कभी नहीं देखा कि हमारी जो सरकार है, हमारे जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं, ये इसके ऊपर मीटिंग्स कर रहे हो कि कैसे हम रेवेन्यू को बढ़ा सकते Generate हैं, करें, कैसे हम बिल्कुल। जनरेट कर सकते हैं। बहुत सारे एरियाज हैं। देखिए, हम टूरिज्म की बात करते हैं, हमारे लिए बहुत बड़ा asset हो सकता है टूरिज्म। वी आर ब्लेस्ड विद अच्छा, सो मेनी इन्होंने एक प्लेसेस। बहुत इंपॉर्टेंट बात की थी पवन जी, क्योंकि आप एक एजुकेशनिस्ट भी हैं, उस हवाले से जैसे पवन जी ने भी बात छेड़ी, क्योंकि युवा सबसे इंपॉर्टेंट है। इन्होंने कहा था कि हम यूथ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एक्ट बनाएंगे। भाई आप कम से कम बना तो दो। देखिए, वही मैंने कहा, बनाने से कौन देखिए, मना कर रहा है? अभी मैंने आपसे बात की कि टूरिज्म प्रमोशन की बात होती है। टूरिज्म प्रमोशन सिर्फ एक इवेंट कर लेने से या 2 मीटिंगें कर लेने से नहीं होगा। टूरिज्म तब प्रमोट कर पाएंगे हम जब उसके avenues generate हम करो। क्वालिटी, उस क्वालिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर Infrastructure डेवलप कर पाए, प्रोवाइड कर पाए कि टूरिस्ट यहाँ आए। वैसा हो नहीं रहा। अपने मैनिफेस्टो में इन्होंने कहा कि चिनाब रीजन और पीर पंजाल रीजन में हम नई डेस्टिनेशंस डेवलप करेंगे। मुझे तो कहीं दिखता नहीं। मैं जो हमारे टूरिस्ट प्लेसेस, मैं जम्मू की अगर बात करूं, जो है कुछ ना, भी नहीं हुआ। वो पहले पहले से काफी भी अच्छे down हो होते थे, गए। और आज Down के हो बना गए। ही नहीं कोई भी, कोई Down हो नहीं गए। उनकी बुरी जो हालत। पोजीशन है वो खराब हुई है। तो कहाँ जो हमारे पास, जो हमारे असेट्स हैं, हम कहाँ काम कर सकते हैं? अरे उमर tourism साहब पे। खुद टूरिज्म मिनिस्टर हैं, चीफ मिनिस्टर भी हैं, टूरिज्म इनके पास है। मुझे लगता नहीं उमर साहब ने जम्मू के 4-5 टूरिस्ट स्पॉट पे भी कभी विजिट किया हो एक साल में। ये कश्मीर में ज्यादा किया। कश्मीर में गए, अब- गुलमर्ग गए, पहलगाम गए, जम्मू तो गए कहीं नहीं वो। अब मैं कभी कभी बड़ा ऐसे मजाक भी करता हूँ कि बात होती है ना, कहते हैं जी कश्मीर में टूरिज्म इस बार थोड़ा कम हो गया। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, मतलब वहां तो कम हुआ, यहाँ तो यहाँ है ही कुछ नहीं। यहाँ तो कभी टेक ऑफ ही नहीं हुआ, तो take off ही नहीं हुआ। स्टार्ट ही नहीं हुआ। तो आई एम नॉट सेइंग, मैं कोई कश्मीर के टूरिज्म के अगेंस्ट नहीं हूँ। मैं तो कहता हूँ पूरे पर जम्मू जम्मू कश्मीर में कश्मीर equal तो हमारा हो। हमारा जो टूरिज्म सेक्टर में जो पोटेंशियल है वो बहुत ज्यादा है, और कहीं भी किसी भी लेवल पे उसको टैप करने की कोशिश नहीं की जा रही। देखो, हमें थोड़ा सा ना हमारे अपने बेसिक्स को ठीक करना पड़ेगा। हम हमेशा ये कहते रहे कि सेंटर से हमें पैसे मिले। भाई हमारे खुद भी अपने generate करें ना, ओन रिसोर्सेज खुद भी भी तो है ना, generate करें, हम उस बिल्कुल। पर भी तो काम करें। जो सेंटर से मिलता है वो तो ठीक है, पर हम अपने आप को कैसे अपना रेवेन्यू कैसे जनरेट कर सकते हैं, उसके लिए भी हमें बहुत काम करना पड़ेगा। और मुझे लगता नहीं है कि हम उस पर कोई काम कर रहे हैं। हम बस सेंटर की तरफ देखते हैं कि वहां से हमें पैसे मिल जाए, वहां से कोई पैकेज मिल जाए तो सिस्टम चल पड़े। आज भी आप देखिए जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं ना, इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स, वो सारे सेंटर के हैं। वो तो सेंटर, लेकिन तो आपने अभी आप प्रवीण जी बात की ना जम्मू कश्मीर लेवल पे क्या चल इसकी रहा है? टूरिज्म की आलम ये आप देख सकते हैं। हालत ये थी कि जो पहले सरकारें रही, चाहे वो पीडीपी बीजेपी की सरकार थी, कांग्रेस एनसी की सरकार थी, जितनी भी सरकारें जम्मू, उन्होंने टनल के इस पार के टूरिज्म को गुड बाय ही कहा, उधर ही काम किए सारे। जो हमारे जहां से जीतकर उन पार्टियों के अंदर मंत्री रहे, उन्होंने अपने मुंह में दही जमाए रखा, कोई नहीं बोला सिवाय 1-2 को छोड़कर, जिन्होंने जम्मू में टूरिज्म को लेकर कहीं विधानसभा अच्छा, में एक टेबल बड़ी पर हैरानी रखा। वाली बात पवन जी इसके आपसे निकल कर आती है कि जब हम टूरिज्म की बात कर रहे हैं तो सबसे बड़ा, आपने जैसे कहा कि हमारी बैकबोन है टूरिज्म, और टूरिज्म खुद चीफ मिनिस्टर के पास है। मैं कह रहा हूँ भला हो विश्व स्थलीय एक ऑर्गेनाइजेशन का कि उन्होंने बसोली का एक बार महोत्सव कराया, इस बार 12-13 दिन का एक अच्छा महोत्सव, जिसमें गोवा से, प्रयागराज से आर्टिस्ट आए। एलजी साहब तो उसमें गए, मुख्यमंत्री जो खुद टूरिज्म मिनिस्टर है वो गए भी नहीं। तो आप खुद सोचिए कि मुख्यमंत्री जम्मू सिर्फ कश्मीर ये स्टार्ट से ऐसा रहा है। बड़ा अनफॉर्चुनेट आपके जो मंत्री जहां के रहे उन्होंने कुछ नहीं किया। चीफ मिनिस्टर कभी शायद बसोली गए भी कभी ना हो। हाँ, नहीं, हेलीकॉप्टर में गए थे। अगर हेलीकॉप्टर में चक्कर लगाया था, पहाड़ पे रंजीत तो। सागर डैम के जो बोट चले, तो टूरिज्म मिनिस्टर अब जाइए, लोगों से मिलिए, सोचिए कैसे काम हो देखिए सकता है। दीपक जी, कोशिश नहीं की उमर साहब ने। मुझे ऐसे लगता है जैसे ये जो सीएम वर्सेस एलजी हो चुका है ना, ये कोई अच्छी बात नहीं है जम्मू कश्मीर के लिए, है ना। इन दोनों ऑफिसर्स के बीच में जो कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए, जो कॉन्फिडेंस एक दूसरे के बीच में होना चाहिए, मुझे लगता है वो लैक कर रहा है, और उसकी वजह से जम्मू कश्मीर के लोग जो है वो सफर कर रहे मगर हैं। उसमें प्रवीण जी एक और बहुत बड़ा सवाल है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर आंसरेबल नहीं है पब्लिक को, क्योंकि वो अपॉइंटेड है। जो चुने हुए नुमाइंदे हैं वो उमर अब्दुल्ला है। उमर अब्दुल्ला सन ऑफ द सॉइल है, जेएंडके से हैं, इनको जवाब देना है। बिल्कुल answerable ठीक है। नहीं क्योंकि देखिए लेकिन कई बार क्या होता है, नहीं प्रवीण जी जो बात कह रहे हैं ना, मैं समझ गया उनका जो कहना है। देखिए, बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं या बहुत से ऐसे काम हैं जिनकी फाइलिंग्स थ्रू
एलजी ही जानी है सेंटर में, वहीं तो से बहुत उसमें कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। मगर आपको एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के लिए भी एलजी की सपोर्ट चाहिए, आपको अगर फंड्स लाने हैं तो भी एलजी की सपोर्ट चाहिए, आपको अगर होम मिनिस्ट्री के तहत कोई काम करवाना है पुलिस का जहाँ को, तो भी एलजी की सपोर्ट चाहिए। तो इसलिए दोनों ऑफिसों के बीच में कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है। लेकिन जहां लड़ाई है हम बात उमर अब्दुल्ला के 1 हाँ, साल की कर रहे हैं मैं ना, उसी की बात तो जवाब तो उमर अब्दुल्ला को देना। देखिए हाँ, लेफ्टिनेंट मैं गवर्नर समझ को गया। जवाब थोड़ी देना है, नहीं, उनका कोई मैनिफेस्टो तो है नहीं। उसकी बात बिल्कुल मैं आपकी बात समझ चीफ गया। मिनिस्टर को चाहिए इनिशिएटिव ये ले, मैं वही तो कह रहा हूँ ये अपना initiative कोऑर्डिनेशन ले। बनाने कौन हाँ, करेगा, मैं- और लोअर लेवल का आप करेगा, ईगो रख सीएम के को बैठ जाएंगे ईगो की और वो ईगो आपकी ही पब्लिक के लिए खतरनाक साबित हो रही है। मैं आप वो अपने ईगो- को- ईगो कुछ दिन की पहले शायद लीडर ऑफ ओपोजिशन को सुन रहा था, यहाँ सुनील शर्मा जी बोल रहे थे, आई एम नॉट प्रिवी टू दोज थिंग्स, क्योंकि मैंने तो वो फाइल्स देखी नहीं है। उन्होंने कहा कि जो कैबिनेट मीटिंग्स हुई हैं उसमें 97 फाइल्स हैं जो एलजी के साहब के पास गई और एलजी साहब ने उनको अप्रूव करके भेजा है। तो ऐसा नहीं है, जिन फाइलों का ये नाम लेते हैं जो जिक्र करते हैं, वैसी कोई भी फाइल उस ऑफिस में पेंडिंग नहीं है। इवन जब बिजनेस रूल्स की बात आती है, वो कहते हैं कि बिजनेस रूल्स भेजिए, और वो वापस आए हुए हैं, तो उसके ऊपर इन्होंने एक्ट नहीं किया है। तो फिर तभी मैं कह रहा हूँ कि वो जो एक ट्रस्ट होना चाहिए ना, वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इट मे बी ए काइंड ऑफ ईगो क्लैश, या फिर वो मैंने कहा ना कि एक कंडीशनिंग हुई है माइंड की कि वो एक बहुत ऐसी स्टेट के चीफ मिनिस्टर रहे हुए हैं जहां चीफ मिनिस्टर के पास बहुत पावर्स थी। चीफ मिनिस्टर यूज्ड टू बी ट्रीटेड वेरी यू कैन से इन ए स्पेशल मैनर, कहीं भी जाते थे थ्रू आउट द कंट्री, हमने देखा है, हमने फील किया है। वो शायद मिसिंग है, और शायद उसका ही किसी ने एक बार कोई बहुत बड़ी बात कही थी कि उमर अब्दुल्ला जब पिछली बार प्राइम मिनिस्टर थे तो चीफ मिनिस्टर थे, तो यूएस के प्रेसिडेंट का दिल्ली विजिट था और मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे, तो सभी चीफ मिनिस्टर्स के साथ एक डिनर ऑर्गेनाइज हुआ था। तो मनमोहन सिंह जी के बगल में जो चेयर लगी थी वो उमर अब्दुल्ला साहब के लिए लगी थी कि जेएंडके के चीफ मिनिस्टर बैठेंगे वहां पर। तो जेएंडके का वो लेवल हुआ करता था। अब वो डिमोशन कहते हैं, मगर आपने डिमोशन चुनी है भाई खुद, आप नहीं बनते मुख्यमंत्री, आप किसी और को बना देते। अगर आप जीत भी गए, नहीं, अगर आप बने हैं तो लोगों के लिए काम तो करिए ना। आपने जो एक चीज आप बोल रहे हैं, जब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जहाँ चीफ मिनिस्टर थे, उनके पहले उनके पिता जहाँ चीफ मिनिस्टर थे, जब उनके पिता चीफ मिनिस्टर थे तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला उस समय पूरे आबो हवा में रहते थे, पूरे लब्बो लबाब में चलते थे। जब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला सीएम बने तो उमर अब्दुल्ला जो उनके शहजादे हैं, वो यंग एज में एमपी जीत के गए दिल्ली में, बाद में सरकार में रहे, और वो भी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री में रहे। और उसके बाद जम्मू कश्मीर के अंदर उनका एक अपना रुतबा बन गया, अब फिर वो चीफ मिनिस्टर बन गए। लेकिन वो जो दौर देखा हुआ है, अब वो ऑफिस के अंदर घुसते हैं तो उनको लगता है कि कैद हो गया हूं, मेरे पास कुछ नहीं है। बस वही चीज उनके दिमाग से अभी तक नहीं निकल पाई, जिस वजह से काम नहीं हो पाई। उनके दिमाग से नहीं निकलने से जनता के लिए तो दिक्कत हो गई ना। तभी तो मैं कह रहा हूँ कि वो चीज जब अब तक देखिए, वादा में भी एक पढ़ रहा था 10 किलो चावल पर पर्सन को आप देंगे, ये भी वादा कर दिया। तो यहाँ लोगों को चावल ही नहीं मिल पा रहे, लोग यहाँ 10 किलो तो किलो नहीं मिल रहा, परिवार को नहीं मिल रहे। तो ऐसे ऐसे वादे आपने किए जर्नल है, जो लोगों से जुड़े हुए हैं। पर प्रवीण जी, इस हिसाब से जो पहला साल है वो फिर काफी मतलब उलझनों भरा रहा, सियासत ज्यादा हुई, काम कम हुआ। वो तो बिल्कुल आपकी बात सही है। हम यही उम्मीद करते हैं कि आने वाले सालों में ये कंसंट्रेट करेंगे। सरकार जो है, देखो, ये सरकार जो ऑफिस में है, लोगों ने इनको मैंडेट दिया है, काम इन्होंने करना है, जवाबदेही इनकी बनती है। ठीक है, हम किसी और इंस्टीट्यूशन को ब्लेम करते रहें, उससे काम नहीं चलेगा। अल्टीमेटली दे शुड वर्क विद इन द गिवन फ्रेमवर्क। जो आज की डेट में मैं देखिए, ये कहना कि यूनियन टेरिटरी में आप कुछ नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। मोस्ट ऑफ द पावर्स दे आर विद द जेके होती है, बिल्कुल कुछ सेक्टर्स को छोड़ के, और उनको आप छोड़ दीजिए। जो बहुत सारे वेलफेयर मेजर्स हैं जो आपने करने हैं काम, वो आप कर सकते हैं। आपके पास हेल्थ डिपार्टमेंट, आपके पास सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, आपके पास होम के अलावा आपका पीडब्ल्यूडी पीएचई है। आपके डिप्टी सीएम तो लगातार विजिट पे विजिट मारते हैं, कभी उधर रेड करते हैं, कभी उधर रेड करते हैं कि मेरे पास पावर है, मैं सस्पेंड कर दूंगा मैं, और किए भी है। एक चौकीदार को भी कर दीजिए जिसने पोस्ट शेयर की थी, है ना, तो डीएमओ भी किए। अगर पावर है तो किए ना, अगर नहीं होती तो कैसे करते भाई? सीएम कर सकता तो सीएम क्यों नहीं कर सकता? एक पवन जी, अगर देखें ना पिछले कुछ दिनों से या कुछ महीनों से अगर हम देखें तो द काइंड ऑफ लैंग्वेज these leaders are using, हाँ, ये यहाँ पे मैं नेक्स्ट आ रहा था कि इस एक साल में ये नहीं लगता कि सियासत बहुत बढ़ गई, मतलब ऑपोजिशन और सरकार के बीच में सिर्फ बयानबाजी हुई।
हाँ, और ऐसी लैंग्वेज आप यूज कर हाँ। रहे हैं, एक डिग्निटी को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। आप चाहे ओपोजिशन में हैं या रूलिंग साइड पे हैं, इट डज नॉट मैटर। आप सबको लोगों ने इलेक्ट किया हुआ है, जब इलेक्ट किया है तो यू हैव योर रेस्पेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और वो सब परफॉर्म करते वक्त द काइंड ऑफ लैंग्वेज विच यू आर यूजिंग, मुझे लगता है उसका भी ध्यान रखना चाहिए। ऑफ लेट पिछले 8-10 दिनों में मैं जो सुन रहा हूँ, मतलब बड़ा Below the खराब belt. लगता है Below कि the इस belt तरह हो की लैंग्वेज आप एलजी के बारे में बोल रहे हो कि ही इज आल्सो डेली वेजर। दिस इज हाँ, तो आप खुद तो आपने, अच्छा आपने डेली वेजेस का मुद्दा जो आपने सबसे अच्छा, चढ़ा के बोला, मेन उसको कुछ भी हमने नहीं कर मुद्दे पे पाया। बात की 1 साल में, डेली वेजर का तो 1 साल में करना था। हाँ, वो उसके तो लिए एक साल कमेटी में बना के आराम से बैठ गए। अच्छा, कमेटी की रिपोर्ट आपके पास आ गई, आपने दबा के रख ली, दबा के रखी। सितंबर से की, उसमें आया गया ये भी नहीं बताया। इवन जो वैकेंसीज थी, उन्होंने कहा था कि 180 डेज में हम लोग सारी वैकेंसीज फिल करेंगे, जो एग्जिस्टिंग वैकेंसीज हैं उस पे कुछ वो भी नहीं हुई। कुछ भी नहीं हुआ। और अच्छा, reservation बड़ी वाला चीज एक issue और भी है, आपका माइनॉरिटी कमीशन है ही नहीं जेएंडके में, विमेन कमीशन है, उसकी पोस्ट ही खाली पड़ी हुई है। State Commission for the Protection of Child Rights, कमीशन ही उसको नहीं बना constitute पाए नहीं आप, किया। जो एक बेसिकली चीजें जो आपने काम करने थे और आप ही कर सकते थे, बिकॉज लॉ भी आपके पास है, लॉ एंड पार्लियामेंट्री अफेयर तो आपके पास है, आपने वो भी काम नहीं किया। तो उमर अब्दुल्ला कुल मिलाकर हेल्पलेस उतने हैं नहीं जितने वो बताते हैं, मुझे लगता है। देखिए, वो जैसे मैंने कहा कि जब आप मैनिफेस्टो बनाते हैं तो आपका माइंडसेट कुछ डिफरेंट होता है, जब आप ऑफिस में होते हैं तो तब आपको चैलेंजेस पता चलते हैं इन सबको इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या क्या चाहिए। वेलफेयर मेजर्स जो हैं वो होने चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम दे नीड टू बी प्रैक्टिकल आल्सो, कि क्या ये सब कुछ अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। अभी मैं ये कहूँगा कि 1 साल कोई बहुत बड़ा टेन्योर नहीं होता। हमें अभी वो कहते हैं ना, बेनिफिट ऑफ फिर भी 1 साल में ट्रैक पर आ जाती है। लेकिन एक चीज तो ये माननी पड़ेगी आपको। ठीक है, 1 साल उमर अब्दुल्ला की सरकार ने कुछ नहीं किया, सत्ता में बैठे हुए उनके मंत्री। आपकी विपक्ष ने 1 साल में इनके ऊपर सवाल खड़े क्यों नहीं किए? आप रोड पर क्यों नहीं निकले? आपने धरने क्यों नहीं दिए? उनके ऊपर भी सवाल बनता है। उनके ऊपर भी सवाल बनता है कि आपने 1 साल खामोशी क्यों दान कर रखी है? या फिर आपको ये लग रहा है कि अगर हमारी सरकार होती तो ये इतने मैनिफेस्टो जो दिया था पूरा होना नहीं, तो इनको ही चलने दो, इनको ही चलने दो, है ना? रोल तो अपना वो भी नहीं निभा पा रहे, आप उन पे भी बात कर सकते। मैंने पहले ही कहा, जो हमारे 1 साल अगर सरकार का है तो विपक्ष का भी तो है, चाहे वो रूलिंग साइड पे है चाहे वो ओपोजिशन में है, उन सबकी अपनी रिस्पेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, और मुझे लगता है उन सबको वो उस पर ध्यान देना चाहिए। एक तो 10 साल बाद चुनाव हुए, 14 के बाद 24 में चुनाव हुए, लोगों को बहुत उम्मीदें थी कि जो सरकार आएगी काम करेगी, और बहुत अच्छा हुआ, सरकार भी मेजॉरिटी की बनी। ऐसा भी नहीं है कि आप बोलते कि टूटी फूटी सरकार है, काम नहीं कर पा रहे, मेजॉरिटी से गवर्नमेंट जीत के आई, मर्जी से मंत्री बनाए, मंत्री भी कम बनाए कि मंत्री भी नहीं टांग खींच पा रहे एक दूसरे की, ऐसा भी नहीं है। सब कुछ होने के बावजूद काम नहीं हो रहे, लोग फिर बेचारे जो हैं वो इधर उधर देख रहे हैं कि हमारा काम करना किसने, और विपक्ष है कि विपक्ष भी ज्यादा नहीं उंगली उठा रहा। तो यार यही नहीं समझ आ रहा कि विपक्ष कौन है और पक्ष कौन है। डबल इंजन की सरकार के बीच में विपक्ष पिस रहा है। अब विपक्ष है कौन ये भी नहीं पता चल पा रहा। जम्मू कश्मीर में तो डबल इंजन दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, ऐसा भी नहीं है कि एक ही डायरेक्शन में दोनों है। अच्छा पवन जी, आखिरी सवाल खत्म करने से पहले यही है कि लगता है कि अगला साल इससे बेहतर होगा या बदतर होगा? मुझे नहीं लगता कि स्टेटहुड वापस नहीं आई। देखिए, स्टेटहुड वापस आने की बात तो आप भूल जाए जी, वो अभी आप वो क्यों हमारे हाथ में नहीं है। वो सेंटर ने कहा था हम देंगे जब सिचुएशन बेहतर, जब हालात अच्छे होंगे तब देंगे। हालात तो दिन प्रतिदिन कभी ऊपर कभी अप एंड डाउन चल रहा है। हाँ, अगले साल में अगर कुछ कर पाए ये लोग, मुझे लगता तो नहीं कि यही सिचुएशन रहेगी, लेकिन चेंज करेंगे थोड़ा बहुत, कर पाए तो ये आगे चल पाएंगे, नहीं तो इनकी भी बुरी हालत होगी बाकी पार्टियों की। प्रवीण जी, आपको क्या लगता है अगला साल बेहतर होने वाला है या और बदतर हो जाएगा? देखिए, हमें तो ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए, और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार, जो मैंने जैसे पहले कहा, जो एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क है उसके अंदर काम करे और डिलीवर करके बताए। जहां तक स्टेटहुड की बात है, मैं एवरीबडी वांट्स स्टेटहुड, ऐसी बात नहीं है कि स्टेटहुड के लिए कोई पर्टिकुलर पार्टी ही कह रही है इसके लिए। सारे लोग चाहते हैं कि ठीक है, यूनियन टेरिटरी से अगर ये दोबारा से इसको स्टेट बना दिया जाता है, वो दैट वुड बी ए वेलकम स्टेप, वो सब लोग चाहते हैं। लेकिन हम सारी चीजें उसके ऊपर ना रख दें कि जब तक स्टेटहुड नहीं मिलेगा तब तक हम कुछ कर नहीं पाएंगे। मुझे लगता है सरकार बहुत कुछ कर सकती है, और सरकार को कंसंट्रेट करना चाहिए गिवन फ्रेमवर्क में। दे शुड ट्राई टू परफॉर्म, ताकि लोगों के साथ जो उन्होंने वादे किए हैं वो वादे पूरे कर सकें। तो जिन संसाधनों से आप चुनकर आए थे और जीते थे, दरअसल उन संसाधनों के साथ भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं और कर सकते थे। 1 साल में आपने उतना किया नहीं,
अगला साल कैसे होगा, लोग आपकी तरफ नज़र उठाकर देख रहे हैं। और सवाल तो विपक्ष पे भी बनता है कि आखिर विपक्ष ने क्या सरकार की गलतियों को उजागर किया या फिर विपक्ष भी सियासत में ही उलझी रही। आपको क्या लगता है उमर अब्दुल्ला सरकार का एक साल कैसा रहा, कमेंट करके बताइए। और विपक्ष ने क्या कुछ किया या विपक्ष ने भी केवल सियासत की, ये भी ज़रूर बताइए। बहुत धन्यवाद।